नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। रेलवे विभाग द्वारा सूरजकुंड वार्ड में विगत दिनों से लगातार अतिक्रमण मुहिम चलाकर कार्रवाई की जा रही है। रेलवे विभाग द्वारा मकान खाली करने की चेतावनी भी दी जा रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने जन सुनवाई में कलेक्टर से गुहार लगाकर समय मांगा है। सूरजकुंड वार्ड में रेलवे विभाग की जमीन पर मकान बने हुए हैं, जिसे खाली कराने के लिए विभाग अतिक्रमण मुहिम चला रहा है। यहाँ लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से मकान खाली करने की चेतावनी जारी की गई है। रेलवे विभाग की चेतावनी से घबराए वार्डवासी कांग्रेस नेत्री के साथ जन सुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मिलकर वास्तु स्थिति से अवगत कराया। वार्डवासियों का कहना है कि विभाग समय देने को तैयार नहीं है, जबकि हमें शासन द्वारा पट्टे भी वितरित किए गए हैं। वर्तमान में 10वीं 12वीं में पढ़ रहे बच्चों की परीक्षा भी चालू हुई है। मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुके हैं। कलेक्टर से समस्या सुनकर वार्डवासियों को 2 महीने का समय दिया गया। आपने देखा है किस तरीके से रेलवे और नजूल की भूमि का झगड़ा दिन प्रतिदिन खंडवा में बढ़ता जा रहा है। 3 पुलिया के पीछे का जो एरिया है कोड़े हनुमानपति मंदिर के आगे, अब जहाँ जाएंगे वहाँ रेलवे के पुराने घरों में ये लोग रह रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले अधिकारी आते हैं और 7 दिन का नोटिस देते हैं कि आपको खाली करना है। एक और देश के प्रधानमंत्री बच्चों के लिए बात करते हैं। आज 10वीं का पहला पेपर था। कल जब हम लोग वहाँ गए, वहाँ 10वीं और 12वीं की बहुत सारी बच्चियां हमें मिली। आप उस दर्द को समझ सकते हैं। अपने भविष्य की तैयारी करती हुई 10वीं और 12वीं की बच्चियां अपने सर पर इस चीज का दर्द झेल रही है कि कल को मेरा यहाँ घर रहेगा या नहीं रहेगा। आई हूँ, मेरी बेटी का 12वीं का एग्जाम चला अभी पेपर लेके सूरजकुंड वार्ड नंबर 3। मेरे को 1 महीने के एग्जाम के लिए ना टाइम चाहिए और मेरे को मतलब ये अतिक्रमण वाले ने हमको 3 दिन बाद बोले कि तोड़ने में आया और हमने कुछ बोला नहीं चलना। वैसे अचानक से बोलती है कि अब बच्चे सामान बंटवारेंगे कि पढ़ाई करेंगे। और ये पेपर भी अभी देख रही हूँ, लड़की क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी। ग्वालियर के डबरा में आज नवग्रह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी आज कलश यात्रा डबरा के स्टेडियम ग्राउंड से निकलनी थी। इसी दौरान महिलाएं एकत्रित हो गई और गेट खोलने के दौरान अचानक में भगदड़ मच गई, जिसमें 7 महिलाओं समेत एक 3 साल की मासूम घायल हो गई। इसी बीच घायलों में एक महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने मृतका की बॉडी को पुलिस थाना परिसर में रखकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थाना परिसर में पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इसके साथ ही उन्हें सहायता राशि भी प्रदान की गई। वहीं इस पूरे मामले में डीआईजी ग्वालियर अमित शांगी के द्वारा जांच की बात कही जा रही। यहाँ पे आई थी कलश यात्रा में। कलश यात्रा में आने से भीड़ भक्कड़ जाना होने की वजह से और कोई व्यवस्था ना होने की वजह से ये कुचल गई है। क्या हो गया है, धक्का मुक्की की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है और हॉस्पिटल में ले जा गए हैं। हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सारा भंग चल रहा है कुछ। ये आज स्टेडियम डबरा में जहाँ से कलश यात्रा आरंभ होनी थी, वहाँ कलश वितरण का कार्यक्रम चल रहा था और इसी कलश वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला श्रीमती रति साहू, जिनकी आयु लगभग 65 साल है, ये हादसे में इनकी मृत्यु हो गई है और इन्हें अस्पताल डबरा ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया है। इसमें मर्ग कायम करके डबरा थाने में और पीएम किया जा रहा है और इसमें प्रॉपर आगे जांच होगी कि इनकी मृत्यु के क्या कारण। शहडोल जिले के अंतिम छोर अमलाई ओपीएम में गैस एजेंसी की ओर लापरवाही का मामला सामने आया है। गैस में भरी एक ट्रक के पहुंचते ही कर्मचारियों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए सिलेंडरों को गोदाम के बाहर खुले में डाल दिया। देखते ही देखते सिलेंडरों का पहाड़ खड़ा हो गया। ये पूरा क्षेत्र रिहायशी है, जहां दिन भर आम लोगों की आवाजाही बनी रहती है। सबसे गंभीर बात यह है कि पास ही एससीसीएल शारदा कोल माइंस है, जहां नियमित ब्लास्टिंग होती है। ऐसे में जरा सी चिंगारी आग पूरे इलाके को जला सकती है। एलपीजी नियम 2016 के तहत खुले में और रिहायशी क्षेत्र में गैस सिलेंडरों का भंडारण पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। मामले पर खाद्य विभाग के अधिकारी विपिन पटेल ने जांच कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब सवाल यही है, क्या दोषियों पर वास्तव में कार्रवाई होगी या ये मामला वे फाइलों में दब कर रह जाएगा। तो कहाँ बाहर करें, मतलब तो आप खुले में यहाँ पे खुले में गैस को खुले पे ही ना खाली है अनलोड करें। गोडाउन के अंदर तो गाड़ी ले जा नहीं सकते। तो व्यवस्था आपको बनाना चाहिए ना गोडाउन के अंदर। यहाँ आबादी वाले क्षेत्र में गोडाउन क्यों बनाए हैं? तो ये गोडाउन 1999 से बना हुआ है, तो आबादी नहीं थी।
तो आबादी बाद में आ गई। हाँ, बाद में आबादी ये तो SCCL तो लंबे समय से चल रहा है यहाँ पे। SCCL से बात करिए आप, SCCL लंबे समय से चल रहा है। तो आपको क्या परेशानी है? हमको ये परेशानी है, आप जो वीडियो बना रहे हैं, न्यूज बना रहे हैं, तो ये सिलेंडर तो आज 20-25 साल से यहीं खाली हो रहा है। एक आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ सभी संपूर्ण रहवासी रहते हैं। बगल में कालडी भी है, यहाँ कोयला भी निकलता है। और देखिए कैसे लोडेड गैस यहाँ पर, पूरे फुल लोड गैस यहाँ पर कैसे पड़े हुए हैं। कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में खुले में इसको गैस को नहीं रखना चाहिए। अब देखिए प्रबंधन कितना वो है, इसका जो गैस प्रबंधन है कितना लापरवाही पूर्वक कार्य कर रही है। बगल में देखिए कोयला पूरे पड़ा हुआ है, ब्लास्टिंग हो रही है, कहीं कुछ आग लग सकती है। इससे कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, जैसा आपने दिखाया वीडियो में, ये तो बहुत ही गलत है। ऐसा इसकी हम जांच कराएंगे, उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी कार्रवाई कराएंगे। सर, आबादी वाले क्षेत्र में गोडाउन वगैरह हो सकता है क्या? ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले का है। आपका क्या है, कब से है करके जो है ना, जो उनके नाम से हैं वो नाम के एक्सप्लोजिव वाले, तो एक्सप्लोजिव वाले ही बता पाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसा कि आपने भी देखा कि बेतरतीब तरीके से लोडेड गैस जो है वो पूरी तरह पड़ी हुई थी, और वहां पे आबादी वाला क्षेत्र है, ब्लास्टिंग भी होती है SCCL की, तो बड़ा खतरा है, बड़ी घटना भी हो सकती है। ये तो गलत है। ऐसा जैसे जिस दिन से गैस पड़ी हुई है वो तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए करीब 53 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय बजट को लेकर देश भर में संवाद का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले व खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बजट को सबका साथ सबका विकास की भावना से तैयार बताया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले घोषणाएं ज्यादा और काम कम हुए, जबकि मोदी सरकार ने बजट की परिभाषा ही बदल दी है। ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें युवाओं के सुझाव भी शामिल हैं। मांडविया ने बताया कि 2013 में जहां बजट 16 लाख करोड़ रुपए का था, वहीं अब ये बढ़कर 53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि करीब 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किए जा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है और लोगों की जीवन शैली बेहतर हो रही है। सरकार ने अपनी जिम्मेवारी अदा करी कि भाई मिनिमम हमारे देश में किसी को भूखे सोने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम देते हैं, और जो लेते हैं कई लोग नहीं लेने के लिए भी आगे आते हैं। बट अंतोगत्वा मोदी जी के मन में था कि हमारे सामान्य में सामान्य गरीब परिवार के यहाँ भी घर होना चाहिए, घर में गैस का सिलेंडर होना चाहिए, घर में स्वच्छ पानी होना चाहिए, घर में बिजली होना चाहिए, ताकि सामान्य जीवन जीने में किसी को दिक्कत ना हो। यानी कि एक समय था जब हम पढ़ते थे, तब रोटी, कपड़ा और मकान। अभी मोदी गवर्नमेंट में रोड, पानी और लाइट, ये तीनों भी नया स्लोगन भी आज पूरा हुआ। यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी सेना व अन्य संगठनों द्वारा मंगलवार दोपहर सत्कार तिराहा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विशाल रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं ज्ञापन के माध्यम से यूजीसी का समर्थन दिया। साथ ही साथ अन्य कई 6 बिंदुओं पर भी ज्ञापन दिया गया। वही मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। ज्ञापन सौंपते समय भीमसेना सहित अन्य सभी संगठन के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। में छिंदवाड़ा जिले का SC ST OBC जितने भी हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं और जितने भी SC समाज के हो, ST समाज के हो, OBC समाज के हो, सभी लोगों ने अम्बेडकर तिराहा पर संयुक्त रूप से एकत्र होकर के यूजीसी के समर्थन में वहां पर 1 घंटा तक सभा का आयोजन किया गया और सांकेतिक रूप से आज देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन दिया गया कि यूजीसी जो इस देश में अभी जो नया एक्ट बना हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार जल्द से जल्द उस एक्ट को लागू करे और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पक्ष में न जाकर के समर्थन में इस एक्ट को लागू किया जाए। जिले की, प्रदेश की और विभिन्न मांगों को लेकर ओबीसी समाज की 27% आरक्षण की मांगों को लेकर के, 13% होल्ड को लेकर के छिंदवाड़ा जिले और मध्य प्रदेश और देश में जो आदिवासी समाज की जो जमीन कन्वर्ट की जा रही है उसके विरोध में बहुत सारी समस्याओं को, 7-8 मामलों को लेकर राष्ट्रपति महोदय जी को आज ज्ञापन।
आनंद नगर निवासी कांग्रेस नेता व ठेकेदार जितेंद्र चौधरी ने कर्ज के दबाव में कीटनाशक पीकर जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उन्हें पहले आनंद नगर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से सरकारी अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत से पहले दिए बयान में जीतू चौधरी ने कांग्रेस नेता गणेश सक्करगाय पर प्रताड़ना और कर्ज वसूली के नाम पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक सक्करगाय से जुड़े लेन देन ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उनको जानने वालों को जैसे ही अस्पताल में होने की जानकारी मिली, अस्पताल में हड़कंप मच गया। कांग्रेस और भाजपा के कई नेता जितेंद्र चौधरी की हालत जानने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के काफी प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। मरने के पहले दिए बयान में उन्होंने अपनी पीड़ा बताई थी। भैया बलगांव बिल्ला रोड पर। अच्छा, क्या हुआ, क्या लेन देन है अपना? मेरा 50 लाख का उसका लेन देन है, 1 करोड़ ज्यादा है। किससे? मेरे मार्केट की उधारी है। अभी क्या हुआ था जीतू भैया? कहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब थी, ब्याज का पैसा देना था जी। गणेश सक्करगाय से मिलने गया, मेरे को मालूम था बहुत टेंशन देगा जी। मैंने वही पाइजन खा ली। गणेश भाई के घर। ग्राम बांदरला ग्राम पंचायत बलरामपुर में संयुक्त महिला समिति की 100 महिलाएं गांव में हो रहे नशा मुक्ति को समाप्त करने के लिए आगे आई हैं। इनके द्वारा गांव-गांव जाकर कच्ची शराब व व्यसनों की बिक्री को बंद करने के लिए आंदोलन और विरोध किया जा रहा है। नशे के कारोबार में लिप्त लोग महिलाओं से आकर लड़ाई और मारपीट जैसा कृत्य कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है। कभी भी महिलाओं के साथ कोई घटना घटित हो सकती है, इसलिए नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई होना आवश्यक है, जिससे आगे भी ऐसे लोग कारोबार को करने से बचे। ग्राम से बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्टर से सुरक्षा और कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई। आज हम जन सुनवाई कलेक्टर महोदय को अपनी संयुक्त महिला समिति के माध्यम से आवेदन देने आए हैं और कलेक्टर महोदय से निवेदन करने भी आए हैं कि भैया संयुक्त समिति के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में नशा बंद हो, ऐसा हमारा एक अभियान चल रहा है और हमारी 3 पंचायतों में इस समिति के माध्यम से नशा बंद भी हुआ है। और हमारी समस्या ये है कि कच्ची भट्टी की दारू तो बंद हो जाती है, मगर जो ठेके की दारू डायरी पे चल रही है, वो डायरी वाले हैं कि नहीं बेचेंगे, फिर रात में आके उनके जो भी एजेंट लोग हैं तो शराब दे जाते हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज मंगलवार की जन सुनवाई हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समस्याओं के आवेदन पहुंचे। कलेक्टर शिव वर्मा ने कहा कि 293 आवेदनों में कई लोगों की समस्याओं के तुरंत त्वरित निराकरण किए गए, वहीं कई प्रकरण जांच में ले गए हैं। कलेक्टर के अनुसार हर बार की तरह इस मंगलवार को भी पारिवारिक कलेश, जमीन संबंधित विवाद, आर्थिक सहायता की मांग सहित अन्य समस्याओं को लेकर लोगों ने आवेदन किए हैं। वहीं इस बार इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनने को लेकर एक नवाचार भी किया गया। देखिए, लगभग 293 आवेदन आज प्राप्त हुए हैं और विभिन्न विषयों के ये आवेदन थे, जिसमें स्थापना संबंधी जो आसपास की आपस में लड़ाई की शिकायतें होती हैं, कब्जे की शिकायत, आर्थिक सहायता के इस प्रकार के बिंदु आए, सबका निराकरण किया जा रहा है। जो मौके पे निराकरण के योग्य थे उनका निराकरण कर दिया गया, बाकी सभी के आवेदनों को ले लिया गया, समय सीमा पर इन पर कार्रवाई की जा रही है। और हम यही चाहते हैं कि हर आवेदक का आवेदन लेके उस पर समय सीमा में कार्रवाई हो, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश भी हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पे भी कार्रवाई हो रही है और हम लोग आगे इस प्रकार कार्य करते रहेंगे। बाणगंगा थाना क्षेत्र में गुमशुदा हुई महिला को पुलिस ने कुशलतापूर्वक बरामद कर लिया है। महिला के साथ एक व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया है, जो स्वयं को तांत्रिक बताता है। ये मामला तांत्रिक विद्या और झाड़ फूक से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बाणगंगा क्षेत्र निवासी महिला के पति ने थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि महिला एक तांत्रिक के संपर्क में थी और संभवतः उसी के साथ चली गई है। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में महिला की तलाश कर ली। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि तांत्रिक महिला को परिवार की कुशलता और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाकर अपने साथ ले गया था। महिला ने पुलिस को बताया कि पति द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती थी, जिससे परेशान होकर वह पारिवारिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से तांत्रिक के संपर्क में आई थी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी आपराधिक घटना की पुष्टि नहीं हुई है। महिला सुरक्षित है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये बेसिकली एक अरुण कौशल है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि उनकी जो पत्नी है वो गुम हुई है।
जो खारचा की रहने वाली है, जहां पर उसका मायका है। और एक संदेह व्यक्त किया गया था कि ये तांत्रिक है जो कुछ झाड़ फूंक कर रहा है, और उसके साथ जाने का संदेह जाहिर किया गया था। हमारी टीम के द्वारा आज दिनांक को गुमशुदा महिला को दस्तयाब किया गया है। साथ ही वो जो जिस पर तांत्रिक का आरोप लगाया गया था उसको भी पूछताछ में लिया गया, जो राजेश जाटव नाम का व्यक्ति जो भोपाल का रहने वाला है, और उसकी दस्तयाबी की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पिता स्वर्गीय शंकर दयाल विजयवर्गीय काकाजी की पुण्यतिथि पर उनकी सेवा, समर्पण और सामाजिक संवेदनशीलता के संस्कारों को आगे बढ़ाने का विनम्र प्रयास किया। इसी क्रम में शंकर दयाल विजयवर्गीय पारमार्थिक ट्रस्ट की ओर से इंदौर की बाणगंगा क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप अस्पताल को एक एम्बुलेंस भेंट की गई। यह अस्पताल गरीब और जरूरतमंद बस्तियों के बीच स्थित है, जहाँ इस एम्बुलेंस से मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा मिलने से मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित संत जन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके दादाजी स्वर्गीय शंकर दयाल विजयवर्गीय अत्यंत पुण्य आत्मा थे। वे मिल में मजदूरी करते थे, लेकिन सेवा उनका स्वभाव था। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में किसी भी परिवार में मृत्यु होने पर अस्थि संचय के लिए 100 की सहायता देना उनका नियम है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके में सूने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर महिला आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया से मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 25 अक्टूबर से 1 नवंबर माह के मध्य कृष्णपुरा टिकारी इलाके के रहने वाले भवानी प्रसाद के सूने मकान में अज्ञात चोरों द्वारा मकान का ताला तोड़कर पुराने इस्तेमाली सोने चांदी की जेवरात एवं अन्य गृहस्थी का सामान चोरी कर लिया गया था। पुलिस ने फरियादी शिकायत पर बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान चोरी किए गए माल की लगातार तलाश करते हुए ओजा ढानागंज क्षेत्र की संदिग्ध महिलाओं को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद किया है। 31/10/2025 को टिकारी में एक सोने मकान में चोरी हुई थी ताला तोड़कर, तो इस पर अपराध पंजीबद्ध था। इसके लगातार विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए, तकनीकी साक्ष्य। उस आधार पर ओझा ढाना से जो सुबह के समय पन्नियाँ और प्लास्टिक के बर्तन और कबाड़ बीनने की महिलाएं निकलती है, उन तीनों महिलाओं के ऊपर शक हुआ। उसके आधार पर उनसे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के बाद उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इंदौर में फर्टिलाइजर निर्माण और विक्रय से जुड़ी इंदौर की प्रतिष्ठित कंपनी उत्तम ऑर्गेनिक फर्टिक्रम प्राइवेट लिमिटेड एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के आरोपों में गिर गई है। कंपनी के प्रमोटर अंबिका अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर न केवल उन्हें डायरेक्टर पद से हटाया, बल्कि उनकी 50% हिस्सेदारी घटाकर मात्र 2.5% कर दी। इस पूरे मामले में थाना तुकोगंज में शिकायत दर्ज की और जांच जारी है। अंबिका अग्रवाल के अनुसार वर्ष 2010 में उन्होंने राजेश उपाध्याय के साथ मिलकर 50% हिस्सेदारी के साथ कंपनी की स्थापना की थी। आरोप है कि 2011 के बाद राजेश उपाध्याय, सोनू अग्रवाल, आस्था अग्रवाल, हरगोविंद यादव और सुरेंद्र कुमार मलिक सहित अन्य लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत उनके फर्जी हस्ताक्षर कर कॉर्पोरेट मंत्रालय में इस्तीफा अपलोड किया। इसके बाद लगातार बोर्ड मीटिंग के जरिए अलग अलग लोगों के शेयर अलॉट कर दिए गए, जबकि ये शेयर प्रमोटर को मिलने चाहिए थे। अंबिका अग्रवाल का दावा है कि उन्हें न तो वार्षिक आम बैठकों की सूचना दी गई और न ही कंपनी से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। 2025 में ऑनलाइन रिकॉर्ड निकलवाने पर कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद उन्होंने ईडी, नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय, भोपाल ईडब्ल्यूओ और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ग्वालियर में शिकायत दी की। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने जांच के आदेश देते हुए कंपनी को नोटिस जारी किए। पिछले 15 सालों में इन्होंने इनकी फर्जी सिग्नेचर करके डायरेक्टरशिप इनकी विड्रॉ कर ली और 50% शेयर होल्डिंग को 2.5% पे लेके आ गए। आज ये जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स मांगने जाते हैं तो ये इस तरह का बिहेव करते हैं। कंपनी के गेट पे ताला लगा हुआ है, कंपनी में किसी को घुसने नहीं दिया जाता है और एजीएम में इनके फर्जी सिग्नेचर करके डिसीजन लिए जाते हैं। और ये आज का नहीं है, पिछले 15 सालों से हो रहा है। और इन्होंने इस संबंध में कॉर्पोरेट अफेयर्स में शिकायत की थी, जिसकी आरओसी ग्वालियर में जांच आई। रजिस्ट्रार उसकी जांच कर रहा है, एडजुडिकेशन चल रहा है उसका। सिमिलरली जो सिग्नेचर
फोर्ज करके जो जालसाजी करके जाली सिग्नेचर इनके द्वारा किए गए हैं उसकी जांच पुलिस कर रही है। कितने बदल चुके हैं, शायद 5-6 बदल चुके हैं इंटेंशनली, क्योंकि मैं हूँ ओरिजिनल डायरेक्टर। अब जब मैं नहीं हूँ तो किसी को भी बनाएंगे। इसके अलावा आपके अलावा और कौन था पहले? राजेश उपाध्याय, वो आज भी डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर्स बदल गए हैं बट वो शेयर होल्डर अभी भी ज्यादा रख रहे हैं। आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया यहाँ जब भी आए हैं? मुझे मार डालने की धमकी और कोशिश भी की गई है और मिसबिहेव मेरे कैरेक्टर को लेकर ऑन रिकॉर्ड, मतलब लिखकर ये लोग थाने में और न्यायालय में मेरी पूरा क्या कहते हैं मेरी इमेज खराब करने पे लगे हुए हैं, मुझे हर तरीके से दबा रहे हैं। मंडला के बिंजिया क्षेत्र में चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां दिव्य ज्योति कॉलोनी में एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोर नकदी और जेवरात ले उड़े। बताया जा रहा है कि उक्त मकान आकांक्षा साहू का है, जो काफी दिनों से अपने घर से बाहर थी। उनका मकान काफी दिन से बंद था, उसी का फायदा उठाकर चोरों ने पहले रेकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात में पुलिस गश्त नहीं हो रही, पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्था कब मजबूत होगी। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में इंदौर में आज स्वच्छता अभियान को नई गति देने के उद्देश्य से स्वच्छता गीत 2025-26 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वच्छ वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ और स्वच्छता चैंपियन तथा सफाई मित्र सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मंत्री की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम अधिकारी ने स्वच्छता गीत लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान शहर के स्वच्छता चैंपियन और सफाई मित्रों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के नए मापदंडों के अनुसार शहर में तैयारियों को और तेज किया जा रहा है। इस बार नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्य योजना बनाई गई। टूल किट इस बार जो जारी हुई है उसमें पिछले वर्षों से कुछ चेंजेस भी हैं और उसके अनुसार अब हम लोग जो हैं अपनी तैयारियां उसमें शुरू करेंगे ताकि हम बेहतर रैंकिंग प्राप्त करें। सर क्या विशेष अगर एक दो अगर पॉइंट की बात की जाए तो कैसे चेंजेस है? देखिए, एक तो सबसे बढ़िया चेंज ये है कि इस बार क्योंकि इंदौर लगातार रैंकिंग में बेहतर करता रहा है, सर्वेक्षण में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, तो हम एक स्वच्छ लीग में चले गए हैं और हम लोगों को दूसरे शहर को एक तरह से गोद लेकर और उनकी रैंकिंग सुधारने का भी जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले, जिन्हें काले सोने यानी अफीम का गढ़ माना जाता है, वहां इन दिनों खेतों में अफीम की फसल लहला रही है। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरित होकर जावत के प्रसिद्ध स्वर्ण शिल्पकार राजेश सोनी ने अपने हुनर का ऐसा जादू बिखेरा है कि देखने वाले दंग रह गए। उन्होंने शुद्ध पीले सोने से अफीम के डोडे की दुनिया की सबसे छोटी प्रतिकृति बनाई है, जो आकार में इतनी सूक्ष्म है कि इसे सुई की नोक पर भी रखा जा सकता है। इस नायाब कलाकृति की सबसे बड़ी विशेषता इसका सूक्ष्म आकार और वजन है। शिल्पकार राजेश सोनी ने बताया कि 24 कैरेट शुद्ध सोने से निर्मित इस डोडे का वजन मात्र 50 मिलीग्राम है। इसकी लंबाई केवल 5 mm और चौड़ाई 3 mm है। ये इतनी छोटी है कि इसे खसखस के दोनों के बीच या एक साधारण सुई की नोक पर आसानी से रखा जा सकता है। इतनी बारीक कलाकृति को बनाना आसान नहीं था। राजेश सोनी ने बताया कि इसे बनाने में उन्हें 2 दिन का समय लगा, चूंकि इसमें डोडा, पत्तियां और फूल के पार्ट्स बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें जोड़ने में बेहद सावधानी बरतनी पड़ी। नीमच जिले और मंदसौर जिले में भी अफीम की खेती लहलहा रही है। उसी से आकर्षित व प्रेरित होकर मैंने दुनिया का सबसे छोटा अफीम का पौधा और उसके अंदर जो डोड़ा निकलता है वो मैंने बनाया है। उसका वजन मात्र 50 मिलीग्राम है, जो 1 ग्राम सोने का 40वां हिस्सा होता है। इतना बारीक बनाना संभव नहीं होता है और इसकी लंबाई मात्र 5 mm और चौड़ाई मात्र 3 mm है, जो इसको दुनिया में सबसे अलग बनाती है। और मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफीम की खेती के लिए पहचाना तो जाता ही है, पर कलाकृतियों के लिए भी पहचाना जाए। उसी से आकर्षित व प्रेरित होकर मैंने उसको निर्मित किया है। मैं चाहता हूं कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो और मेरे क्षेत्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसीलिए मैंने इसको निर्मित किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से प्रारंभ हो गई हैं। उमरिया जिले में इन परीक्षाओं के दौरान एक अनोखा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जिससे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें जिला जेल उमरिया का
विचाराधीन कैदी शाहजहां खान ने भी शिक्षा के प्रति अपनी लगन और इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए कक्षा 12वीं की परीक्षा दी। शाहजहां खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएमसी शासकीय बालक उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय कालरी परीक्षा केंद्र पर लाया गया, जहां उसे निर्धारित समय पर परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा केंद्र पर जब स्थानीय लोगों और परीक्षार्थियों ने एक बंदी को परीक्षा देने आते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि जेल में निरुद्ध बंदियों को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और यदि वे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है। 12वीं का छात्र था जो कॉमर्स ग्रुप से पढ़ाई कर रहा था, उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से माननीय न्यायालय के द्वारा उसे विगत 10-15 दिन पूर्व जेल में प्रवेश कराया गया है और जेल प्रवेश होने के दौरान पूछताछ पर उससे एक जानकारी मिली कि वह 12वीं का छात्र है, कॉमर्स में कॉमर्स विषय लेकर के पढ़ाई कर रहा था और उसकी परीक्षा जो है आज से प्रारंभ है। इस विषय को लेकर के मैंने उससे एक आवेदन पत्र लिया और बंदी ने इच्छा व्यक्त की कि सर मैं अपने भविष्य को उज्जवल रखना चाहता हूं और मुझे परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए आप अनुमति दें। तो उसके आवेदन प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय से खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है। यहाँ दो तरह के हिंदू हैं, एक वो जो हिंदू हैं और दूसरे वो जो पूर्व में हिंदू थे या उनके पूर्वज हिंदू थे। यहाँ महामंडलेश्वर ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। वहीं यहाँ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो यहाँ से ग्वालियर के लिए रवाना हुए। यूजीसी पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है और सरकार भी ये चाहती है कि उसमें संशोधन हो। मुझे लगता है शीघ्र ही उसमें संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी या हो रही होगी। भारत सरकार प्रतिबद्ध है भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा के लिए। पिछले दिनों में जिस तरह से नए और अप्रत्याशित और अकाल्पनिक अथवा अविश्वसनीय कार्य हुए हैं, जैसे धारा 370 का हटना कश्मीर से। कश्मीर में लाल चौक पर ध्वज नहीं फहराया जा सकता था और इस सरकार के द्वारा डल लेक में 10,000 तिरंगा लेकर लोग निकले। अकेली 5,000 बहनों ने वहाँ तिरंगा फहराया है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।